तो बच्चों जैसा सर ने आपको बोला कि हम लोग अब स्यूडो से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब तक का चैप्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व कर रहे थे, यानी कि विदाउट स्यूडो। पर अब हमारी बारी है प्रैक्टिस करने की कि स्यूडो कैसे अप्लाई किया जाता है। तो बच्चों उसी पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एक और क्वेश्चन, दैट व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन should be provided to the wedge so that the block of mass small m kept on the wedge remains at rest with respect to wedge, and also find the force exerted by wedge on the block. बच्चों सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, the block is at rest with respect to wedge, मतलब wedge के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक हिल नहीं रहा है, उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए कि अपना ऑब्जर्वर इस वेज पे यहां बैठा हुआ है और इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक किस पे दिखाई दे रहा है, रेस्ट पे। तो बच्चों रेस्ट सुनते ही याद आ जाना चाहिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि रेस्ट दिख रहा है मतलब कि नेट फोर्स कितना है, 0। तो डिस्कस करते हैं नेट फोर्स 0 है या नहीं। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि जो ऑब्जर्वर हमने बैठाया वो किस पे बैठाया है, वेज पे, और वेज के पास क्या है, एक्सेलरेशन। और अगर इसके पास एक्सेलरेशन है तो ये कौन सी फ्रेम बन गई, नॉन इनर्शियल। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मस्ट है कि स्यूडो तो लगाना ही पड़ेगा। और बच्चों स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन जैसे कि आपने समझी वो क्या होती है, जिस डायरेक्शन में फ्रेम का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट। तो सबसे पहले तो अपन नेचुरल फोर्सेस मार्क करते हैं। बच्चों एक कांटेक्ट फोर्स यहां पे लग रहा है, वो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर एंड नोन एज नॉर्मल। बच्चों दूसरा फोर्स यहां पे अर्थ जो अप्लाई कर रही है उस पे ये कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि उसका वेट विच इज इक्वल टू mg। बच्चों ये दोनों फोर्सेस इनफ नहीं है नॉन इनर्शियल में इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, एक फोर्स हमें और लगाना पड़ेगा एंड फोर्स नोन एज स्यूडो। फ्रेम का एक्सेलरेशन आगे है तो स्यूडो फोर्स कहां होना चाहिए, फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट, मास ऑफ द बॉडी जिस पर आप उसको इमेजिन कर रहे हैं एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ये हो गया ma। बच्चों अब बारी है इनको बैलेंस करने की। तो बच्चों अगर हमें क्वेश्चन में बैलेंस करना है तो क्यों, उसका कारण है कि इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो देखिए कौन किसको और कैसे बैलेंस कर रहा है उस पर बात करते हैं। बच्चों अगर हम लोग चाहें तो इसमें mg और ma के कंपोनेंट्स कर सकते हैं सो दैट पूरी चीज हमें एक बार में समझ में आ जाए। अगर हम लोग mg के कंपोनेंट करें तो अच्छे से जानते हैं डायरेक्टली ये क्या होता है, mg sin थीटा, जैसा हम लोगों ने इंक्लाइन प्लेन पुली पर डिस्कशन किया था, और ये क्या होगा, mg cos थीटा। बिल्कुल बच्चों अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो mg cos थीटा और mg sin थीटा mg के दो कंपोनेंट्स हैं। अब बारी है ma यानी कि स्यूडो फोर्स के कंपोनेंट करने की, और स्यूडो फोर्स के कंपोनेंट अगर करें तो देखिए ये ma है, तो कंपोनेंट करने के लिए बच्चों ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो ये हो जाएगा ma cos थीटा एंड सिमिलरली ये हो जाएगा ma sin थीटा। अब बच्चों अपने को अपने आंसर्स देखने हैं कौन किसको बैलेंस कर रहा है। सबसे पहले तो अलोंग द इंक्लाइन देखें, ma cos थीटा ने किसको बैलेंस कर लिया, mg sin थीटा, जिसकी वजह से इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो रेस्ट का उसको एक्सप्लेनेशन मिल गया दैट ma cos थीटा इसने बैलेंस कर लिया किसको, mg sin थीटा। बच्चों हमें यहां पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, और एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करना है तो यहीं से निकाल देते हैं, m से m कैंसिल, cos अगर sin के डिनोमिनेटर में जाएगा तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई g tan थीटा। बच्चों फोकस कीजिए इस आंसर पे, ये क्वेश्चन कई बार मेडिकल एग्जाम में हमसे पूछा जा चुका है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे, थीटा दे देंगे, थीटा नहीं दिया है तो थीटा की कोई वैल्यू होगी लाइक 30 डिग्री 45 डिग्री, तो हम डायरेक्टली भी इसको इस तरह के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। पर आपने देखा सॉल्व करना कितना आसान है। दूसरी चीज क्या लिखे बच्चों, देखिए ऑल्सो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक। वेज इस ब्लॉक पे कौन सा फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज कांटेक्ट, क्योंकि mg कौन लगा रही है, अर्थ। स्यूडो लग ही नहीं रहा है, वो तो हमने इमेजिन किया है, और एक मात्र जो फोर्स रह गया है वो है नॉर्मल जो वेज अप्लाई कर रहा है। तो देखिए बच्चों नॉर्मल के से बैलेंस हो रहा है, एक ma sin थीटा और दूसरा mg cos थीटा। सो हियर आई कैन राइट नॉर्मल इज इक्वल टू mg sin थीटा, सॉरी mg cos थीटा, mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, हमें नॉर्मल कैलकुलेट करना है। क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग यहां पे फाइंड आउट कर चुके हैं, बिल्कुल। और अगर एक्सेलरेशन g tan थीटा है तो बच्चों यहां सिंप्लीफाई करने के लिए tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, sin अपॉन cos। सो हियर आई कैन राइट नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस m
जी tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं जी sin थीटा अपॉन cos थीटा, और एक sin थीटा ऑलरेडी पहले से बाहर है। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, cos थीटा अगर एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम लेने के बाद ये इक्वेशन बन रही है नॉर्मल इज इक्वल टू mg। मैं पहले आपको एलसीएम ले लूं, ये कितना होगा cos थीटा। तो बच्चों एलसीएम लेने के बाद ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, mg cos स्क्वायर थीटा, mg cos स्क्वायर थीटा प्लस बच्चों यहां पर अगर देखें तो sin थीटा और sin थीटा क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया mg sin स्क्वायर थीटा। तो ऑब्जर्व कीजिएगा बच्चों, mg कॉमन आ गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अपने पास नॉर्मल की वैल्यू आ गई mg बाय cos थीटा, जो कि इस क्वेश्चन में कांटेक्ट फोर्स का सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, पर उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूं कि अगर ये ब्लॉक आगे की तरफ पीछे खींच लिया जाता तो क्या इस डब्बे का, इस छोटे से ब्लॉक का क्या होता अगर वेज पीछे आ जाता? तो 100% ये वेज के रेस्पेक्ट में मूव कर जाता। अगर वेज के रेस्पेक्ट में मूव कर जाता तो किधर मूव करता? तो इसका एक छोटी सी एग्जांपल के फॉर्म में बात करते हैं। सपोज एक चेयर है और कोई इंसान बैठने वाला है, अगर चेयर उसकी तरफ खिसका देंगे तो उसको बैठने में आसानी हो जाएगी, पर अगर चेयर पीछे खींच लेंगे तो क्या होगा, वो इंसान गिर जाएगा। तो यहाँ पर यही होने वाला है। क्या इस ब्लॉक को अपन उस इंसान की तरह अज्यूम कर ले और वेज को चेयर की तरह अज्यूम कर ले? अगर मैं इसको पीछे खींच लूंगा तो 100% नीचे गिर सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि जब ये नीचे स्लाइड करो तो उसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन आ जाए। तो उसी के ऊपर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द वेज सो दैट ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द वेज फॉल्स फ्रीली? वही वाला केस कि इंसान के पीछे से कुर्सी खींच लो, फॉल्स फ्रीली। तो देखो ध्यान से, अगर मुझे इस डब्बे को, मास m को फॉल फ्रीली नीचे गिराना है तो मुझे इस वेज को किधर मूव करना पड़ेगा? अब तो आपको समझ में आ गया है, एक्सेलरेशन पीछे होगा। मैंने अज्यूम कर लिया एक्सेलरेशन कितना है, a, जो अपने को ढूंढना है। अगर एक्सेलरेशन a है, और जैसा कि अपन बार बार यूज कर रहे हैं, अपन इस फ्रेम के ऊपर ही खड़े होकर सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर हूं तो उस केस के अंदर मुझे ये डब्बा नीचे गिरता दिखना चाहिए। तो मेरे रेस्पेक्ट में यहां पर सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हूं। तो एक काम करते हैं, फटाफट से सारे फोर्सेस मार्क कर लेते हैं। तो यहां पर देखना, यहां क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, इधर हो जाएगा mg cos थीटा, और इधर होगा नॉर्मल, और जो सूडो फोर्स होगा वो सूडो फोर्स एक्सेलरेशन जो फ्रेम का है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ध्यान दो, फॉल्स फ्रीली अपन ने बहुत दिनों पहले एक बार टॉपिक पढ़ा था, वेटलेसनेस, जो आपको सर ने बताया था। क्या बोला था वहां पर, अगर कोई भी चीज पे फॉल्स फ्रीली लिखा है या वेटलेसनेस लिखा है, मतलब आपको नॉर्मल की वैल्यू को जीरो करना है। अगर नॉर्मल की वैल्यू जीरो कर दोगे तो आपके आंसर फटाफट से आ जाएंगे। तो चेक करते हैं यहाँ पर नॉर्मल है कितना। तो यहाँ ये एंगल थीटा, तो कौन सा एंगल और थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल। इस MA के कंपोनेंट कर देते हैं। इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, MA sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा MA cos थीटा। अब क्योंकि मुझे सिर्फ नॉर्मल से मतलब है अभी, तो एक काम करते हैं कि यहां पर n प्लस MA sin थीटा, बिकॉज दोनों के दोनों फोर्स परपेंडिकुलर टू दिस वेज है, तो उन दोनों को बैलेंस करते हैं mg cos थीटा से। तो लिख सकता हूं मैं n प्लस MA sin थीटा इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। और जैसा कि बता रखा है कि फॉल फ्रीली होना चाहिए, तो नॉर्मल क्या होना चाहिए, जीरो। नॉर्मल जीरो, तो अपने पास बच गया MA sin थीटा इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। एंड यू कैन यूज m से m कैंसिल कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ढूंढना है तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू g cos थीटा बाय sin थीटा, दैट इज इक्वल्स टू cot थीटा। तो अपने पास जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो g cot थीटा होना चाहिए, तब जाके आपको ये ब्लॉक फ्रीली फॉल करता हुआ दिखाई देगा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास एक वैल्यू भी आ जाएगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ सकती है। आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द क्वेश्चन इज ऑल सरफेसेस आर अज्यूम्ड टू बी फ्रिक्शनलेस, मतलब रफ नहीं है, स्मूथ है। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल F दैट मस्ट बी अप्लाइड सो दैट M1 एंड M2 डू नॉट मूव रिलेटिव टू M3। बच्चों यहां पर हमें बोला गया है कि इस पूरे सिस्टम पर हम कितना फोर्स अप्लाई करें सो दैट ये M1 और M2 इस M3 के रिस्पेक्ट में मूविंग नहीं होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में, M3।
तो मान लेते हैं सबसे पहली चीज कि हमने अपने ऑब्जर्वर को यहीं पर बैठा दिया और इसके रिस्पेक्ट में ये मूविंग नहीं होने चाहिए। तो बच्चों अगर इसके रिस्पेक्ट में मूविंग नहीं होने चाहिए मतलब रेस्ट होना चाहिए, और रेस्ट है मतलब वापस से फर्स्ट लॉ लगाइए कि रेस्ट है मतलब कि सभी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन किसको बैलेंस कर रहा होगा। बच्चों इमेजिन कीजिए कि जब मैंने इस पर फोर्स लगाया, सरफेस स्मूथ है, तो फोर्स लगाते ही पूरा सिस्टम कहां एक्सेलरेट हो गया होगा, आगे। तो अगर हम लोग फोर्स यहां पर अप्लाई कर रहे हैं तो पूरा सिस्टम एक्सेलरेट हो गया आगे। तो बच्चों अगर ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेटेड है और ऑब्जर्वर इस एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठा है तो ये कौन सी फ्रेम हो गई, नॉन इनर्शियल। और अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो डेफिनेटली हमें क्या लगाना होगा, स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स क्या होगा, फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो सबसे पहले बच्चों फ्रेम का एक्सेलरेशन कहां है, आगे, इसे हमें कैलकुलेट कर लेना चाहिए। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका है एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। बच्चों नेट एक्सटर्नल फोर्स आप देख लें कितना है वहां पे, कैपिटल एफ, और टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ दिस फ्रेम। अब हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि m2 और m3 इसके रिस्पेक्ट में मूविंग नहीं है, तो कौन किसको बैलेंस कर रहा है, आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले फोर्सेस मार्क करते हैं। बच्चों यहां पे जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, m2g। बच्चों अगर यहां पर बात करें तो कौन सा होगा, m1g। और यहां पे अगर बात करें तो ये कांटेक्ट की वजह से क्या होगा, नॉर्मल, लेट इसको बोल देते हैं n1। और यहां भी आप देख रहे हैं कांटेक्ट, तो ये क्या हो गया, n2। बच्चों स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में भी एक फोर्स होगा, स्ट्रिंग के अलोंग वो क्या होगा, टेंशन, जो अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन कुछ इस तरह से होगा, T और T। अब बच्चों हमें इस पर्सन को आंसर देने हैं, ये वापस से ऑब्जर्वर है और ये स्यूडो क्यों लगाए इस पर बात करते हैं। ऑब्जर्वर को ब्लॉक किस पे दिखाई दे रहा है, रेस्ट पे। तो उसने समझा कि रेस्ट है तो T ने M2G को बैलेंस कर लिया, ही सेटिस्फाइड, यस T ने M2G को बैलेंस किया है। बट अब इसके सामने दिक्कत है कि N2 आगे लग रहा है, तो मुझे ये ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में आगे चलता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम नहीं कर रहा कि उसको रेस्ट तो दिख रहा है पर नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो ये क्या लगाए, स्यूडो। कहां लगाए, फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट। तो बच्चों इस पर स्यूडो लग गया बैकवर्ड, जिसकी वैल्यू होगी m2a। एंड सिमिलरली बच्चों देखिए इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक किस पे दिखाई दे रहा है, रेस्ट पे। तो ये दोनों बैलेंस है, ही सेटिस्फाइड, बट टेंशन को बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है। तो बच्चों टेंशन को बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए स्यूडो लगाना पड़ेगा, जिस बॉडी का मास, जिसको आप इमेजिन कर रहे हो उसका मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो बच्चों अब हम लोग यहां पर इनकी इक्वेशंस बना देते हैं जिससे इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये T किससे बैलेंस हो रहा है, स्यूडो फोर्स m1a से, तो T इज इक्वल टू m1a। एंड सिमिलरली ये T किससे बैलेंस हो रहा है, m2g से, तो ये हो गया T इक्वल टू m2g। बच्चों अगर हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर दें तो T दोनों इक्वल है, स्ट्रिंग सेम है, तो इक्वेट करने के बाद m1a इज इक्वल टू m2g। a की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पता कर चुके हैं, उसको प्लेस अगर यहां कर देंगे तो हमें फोर्स की रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो m1 a की वैल्यू क्या आ गई है, f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू m2g। और यहां से अगर हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर ले तो बच्चों फोर्स इज इक्वल टू, देखिए ये पूरा डिनोमिनेटर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m2g ब्रैकेट में m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन, बच्चों यहां पे क्या है, m1। तो ये हो गया एक फोर्स जो हमें अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट m1 और m2 m3 के रिस्पेक्ट में किस पे हो, रेस्ट पे। तो बच्चों पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट केस को जो आपको क्वेश्चन से बहुत ज्यादा काम आएगा। इसके अंदर केस नंबर 1 है कि एक लिफ्ट है जो a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, उसकी छत से अपन एक पुली को सस्पेंड करा और ये दोनों मास लटके हुए हैं। अब अपने को यहाँ पर क्या क्या एम है वो ढंग से समझना। ये जो मैंने लिख रखा है m1 एंड m2, इसके अंदर पहला कंसिडरेशन अपन लेते हैं कि मास 1 बड़ा होगा मास 2 से। अगर मास 1 मास 2 से बड़ा होगा तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेंगे, m1 ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट करेगा और m2 ब्लॉक ऊपर एक्सेलरेट करेगा। तो इनका जो एक्सेलरेशन होगा वो इस बार विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट होगा, बिकॉज ऑफ कौन से फ्रेम में है, लिफ्ट की फ्रेम। तो अपन मान लेते हैं कि इनका एक्सेलरेशन अल्फा है और इसका भी अल्फा, पर इसका कहां होगा, अपवर्ड। अब इस पे अपने को क्या क्या ढूंढना है, इसमें अपने को ढूंढना है कि इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी और जो स्ट्रिंग पर टेंशन लग रही है वो कितनी होगी। अपने को एक बात मालूम है कि जब ये लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं होती, रेस्ट पर होती,
उस केस में जो यहाँ पर ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन आता वो वही आता जो सर आपको सिखा चुके हैं, a इक्वल्स टू m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। इसका मतलब वहां पर एक्सेलरेशन की कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहां पर क्या चेंजेस आ गए कि जो फ्रेम है वो एक्सेलरेटेड है। अगर फ्रेम एक्सेलरेटेड होती है तो कोई ऑब्जर्वर इसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो तो अगर उसको न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाई करना है तो उसको एक सूडो फोर्स कंसीडर करनी पड़ती है। तो मैं कह देता हूं कि ये ऑब्जर्वर है। अब इस ऑब्जर्वर के लिए अपन सॉल्व करते हैं कि अगर इस एक्सेलरेटेड फ्रेम के रेस्पेक्ट में सॉल्व करूंगा मैं तो क्या क्या आएंगे इफेक्ट्स। तो देखिए, एक तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लगी रहा है, दैट इज m1g, और क्योंकि इसका जो मोशन हो रहा है फ्रेम का वो कहां पर है, ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड, तो सूडो फोर्स हमेशा फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इसका मतलब यहां पर जो सूडो फोर्स लगेगा वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। सिमिलरली इस पे क्या लग रहा है, m2g, और सेकंड फोर्स होगा सूडो फोर्स विच इज इक्वल टू m2a। और बच्चों इस पॉइंट पर टेंशन का डायरेक्शन इधर होगा और इस पे भी कहां पर होगा, अपवर्ड्स। अब अपन बनाते हैं वही इक्वेशन को यूज करते हुए F net इक्वल्स टू ma। तो यूज कर रहा हूं मैं सबसे पहले m1 ब्लॉक के लिए। तो m1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो अल्फा है वो कहां पर है, डाउनवर्ड्स। इसका मतलब ये डाउनवर्ड फोर्स डोमिनेटिंग होगा और ये t उससे तो कम होगा। तो आई कैन से m1, अब बहुत ध्यान से बात को समझना, मैं m1g प्लस m1a लिख सकता हूं। तो क्या m1 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा m1g प्लस a माइनस t इज इक्वल्स टू m1 अल्फा। सिमिलरली फॉर सेकंड ब्लॉक, इस बार इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड है, इसका मतलब t डोमिनेटिंग होगा विद रेस्पेक्ट टू ये दोनों फोर्स के। क्या ये दोनों फोर्स मिलकर क्या बन जाएगी, m2g प्लस m2a, दैट इज इक्वल टू m2 कॉमन ले लो, g प्लस a। तो वही लिख रहा हूं, t माइनस m2g प्लस a इज इक्वल्स टू m2 अल्फा। अब बच्चों मुझे अल्फा भी निकालना है, मुझे t भी फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो आंसर आएगा t से माइनस t कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m1g प्लस a माइनस m2g प्लस a इक्वल्स टू m1 प्लस m2 अल्फा। अल्फा बेटा मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू होगी इस m1 प्लस m2 को लेफ्ट साइड में देख के डिनोमिनेटर में ले जाइए। और एक और चीज देखिए, क्या यहां पर g प्लस a और g प्लस a कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा ये m1 माइनस m2 g प्लस a अपॉन m1 प्लस m2। अब बच्चों एक चीज सोचो, अगर ये सस्पेंशन पॉइंट मतलब ये लिफ्ट रेस्ट पर होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे होती, उस केस में a की वैल्यू क्या होती, जीरो। अगर a में यहां पर जीरो कर देता हूं तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। क्या ये अल्फा की वैल्यू वही आ रही है जो अपन ने पहले सीखा था एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स जब अपना सस्पेंशन पॉइंट रेस्ट पर था, तो क्या सेम टू सेम आंसर मैच कर रहा है। बिल्कुल। तो याद करो, सर ने आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाई थी कि अगर ये जो एक्सेलरेशन है वो कहां पर है, ऊपर, और आप जो देख सकते हो जी कहां लग रहा है, नीचे। और एक और चीज कह सकते हैं, जी तो हमेशा नीचे लगेगा। तो सर ने एक बात अच्छी बोली थी कि अगर एक्सेलरेशन ऊपर है तो जी प्लस ए होता है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो जी माइनस ए होता है, और कांस्टेंट वेलोसिटी तो ए की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो ऐसा कुछ शॉर्ट ट्रिक अपन ने सीखी थी, क्या उसी शॉर्ट ट्रिक को अपन यूज कर सकते हैं। और आप देखो, मैं सिर्फ यहां पर वो आंसर लिख रहा हूं जो आंसर अपन ने पहले ढूंढा था, ये इसका नहीं है। वहां पर आंसर क्या था बेटा, m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। और सर ने आपको क्या कहा था कि बच्चों इतना सा ध्यान रखो, ए एक्सेलरेशन ऊपर है तो उस केस में g प्लस ए हो जाएगा, ए एक्सेलरेशन नीचे है तो क्या हो जाएगा, g माइनस ए। बस उसी कंसेप्ट को अपन यूज करते हुए उसको याद कर सकते हैं कि यहाँ पर ए एक्सेलरेशन कहां पर है, ऊपर है, तो क्या लिख सकता हूं मैं, g प्लस ए। इसका मतलब आपको ये पूरे डेरिवेशन को याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इतना सा सोचो कि अच्छा पुली है, ब्लॉक्स एक्सेलरेटेड हो रहे हैं और फ्रेम कैसी है, एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड ऊपर है तो g प्लस है, एक्सेलरेटेड नीचे तो g माइनस है, रेस्ट पर है तो a जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी पे तो a भी जीरो। ये तो बात हो गई अल्फा की। अब बच्चों इस अल्फा को मैं पुट कर दूं किसी भी एक इक्वेशन में तो मुझे t मिल जाएगा। पर वापस क्या कह रहा हूं, इतनी मेहनत क्यों करें, अपन सर की शॉर्ट ट्रिक यूज कर लेते हैं ना। तो सर की शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, सोचो। पहले जब ये लिफ्ट नहीं थी, जब अपन पहले सॉल्व कर चुके थे, तब t कितना आया था, पहले वो लिख लेते हैं, 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। बिल्कुल सर। अब सर मेरे को उम्मीद है कि बच्चा तो शायद इसके पास समझ चुका होगा कि यहाँ पे जो g है वो g क्या बन जाएगा, g प्लस a। इसका मतलब ये हो जाएगा g प्लस a।
तो इतनी सी बात यहाँ पर समझ में आनी चाहिए कि अगर फ्रेम का एक्सेलरेशन ए ऊपर था तो इसलिए मैं क्या लिख दिया जी प्लस ए, नीचे होता तो क्या लिख देता जी माइनस ए, और कांस्टेंट वेलोसिटी और रेस्ट क्या होता है, ए की वैल्यू 0। तो आइए बच्चों अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट केस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केस नंबर 2। और केस 2 में बच्चों हम लोग यहां पर जो 3 लिफ्ट कंसीडर कर रहे हैं, ये अगेन हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस में हमको मिलते हैं। वो क्वेश्चंस क्या होते हैं पहले उन पर बात करें कि एक लिफ्ट है जिसके अंदर कोई इंक्लाइन प्लेन बना हुआ है जो कि स्मूथ है। एक ब्लॉक को अगर हम लोग टॉप से रिलीज कर दें तो इसको बॉटम तक आने में कितना टाइम लगेगा, या फिर उस पे बॉटम पे जब पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या फिर यहां से यहां तक अगर इतने टाइम में पहुंचा है तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर होगी। इस तरह के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। तो बच्चों अगर इस तरह के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे तो उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहला पार्ट मैंने यहां पर इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 मान लिया। बच्चों लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 है, मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो लिफ्ट रेस्ट पे होगी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होगी, और मैंने अपने ऑब्जर्वर को इस लिफ्ट में मान लिया। तो बच्चों बताओ कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम जिसमें ऑब्जर्वर बैठा है वो 0 है तो ये कौन सी फ्रेम में बैठा है, इनर्शियल, और इनर्शियल फ्रेम में हमें स्यूडो नहीं लगाना है। अब बच्चों जैसा कि बात चल रही थी कि ये अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, तो अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है तो इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया अल्फा। तो पूछा गया कि ये वो जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे कितने टाइम में कितनी स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर करके नीचे पहुंचा, तो बच्चों हमें ये अल्फा निकाल लेना जरूरी है। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि अगर हम लोग यहां पर फोर्सेस देखें तो नॉर्मल और mg cos थीटा बैलेंस है, उनको अब हम मार्क नहीं कर रहे, और यहां पर हमने मार्क कर दिया mg sin थीटा which is responsible for the down acceleration of the block along the incline। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि इसका एक्सेलरेशन निकालिए, तो बच्चों एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन विच इज इक्वल टू mg sin थीटा अपॉन मास ऑफ द बॉडी। तो ये अल्फा कितना आ गया, g sin थीटा। बच्चों गौर कीजिए कि अल्फा है g sin थीटा, इस इंक्लाइन प्लेन का थीटा फिक्स है तो sin थीटा की वैल्यू कांस्टेंट, और इस पर्टिकुलर केस में हम लोग देखें तो g को भी हमने कांस्टेंट ले रखा है, मतलब ओवरऑल अल्फा कैसा है, कांस्टेंट। और हम अच्छे से जानते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो वहां पर आपको एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या लिखना होगा, g sin थीटा अलोंग दिस इंक्लाइन प्लेन। अब बच्चों अगला सेक्शन है अपना कि अगर यही लिफ्ट a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही होती और इसका एक्सेलरेशन कैसा होता, कांस्टेंट, ऐसा हमने मान लिया, और ऑब्जर्वर हम लोगों ने वापस से इस लिफ्ट में कंसीडर कर लिया। तो बताओ बच्चों अब ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में है वो एक्सेलरेटेड है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि नॉन इनर्शियल है, और नॉन इनर्शियल है तो स्यूडो तो लगेगा ही। बच्चों वापस से अगर हम लोग देखें तो ये ब्लॉक डाउनवर्ड हमें स्लाइड करता हुआ ऐसा क्वेश्चन में हमें दिया है। तो हमसे पूछा गया वापस से वही क्वेश्चंस जो मैं बोल रहा हूं बार बार। अब चेक करें कि इसका ये अलोंग द इंक्लाइन एक्सेलरेशन कितना होगा। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम लोग mg sin थीटा ऑलरेडी पहले की तरह मार्क कर दें तो ये है। अब हमें जैसा कि बात की गई कि स्यूडो भी लगाना पड़ेगा, और स्यूडो होता है फ्रेम के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट, यानी कि डाउनवर्ड लगना चाहिए, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। बच्चों कंपोनेंट करते हैं, अगर कंपोनेंट करें बच्चों तो यहां पर अगर बात करें तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, तो ये वाला आएगा ma cos थीटा, यहां पर mg cos थीटा होगा जो नॉर्मल से बैलेंस कर रहे होंगे आपस में, और एक पॉइंट यहां पर हम लोग लिख सकते हैं स्यूडो का दूसरा कंपोनेंट यानी कि ma sin थीटा। बच्चों अब हमें इस अल्फा की वैल्यू निकालनी है, और इस डायरेक्शन में बॉडी पर कितने फोर्सेस आ रहे हैं, 2। तो अगर मुझसे अल्फा पूछा जाए तो देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो m g sin प्लस a sin थीटा मैंने कॉमन ले लिया सर, और टोटल मास है m, तो अल्फा की वैल्यू हो गई कितनी, g प्लस a sin थीटा। बच्चों g प्लस a वापस से मतलब अगेन एंड अगेन एक ही चीज रिपीट होती जा रही है, बट ये इंक्लाइन प्लेन पे है तो इफेक्टिवली हमने क्या लिख दिया, g प्लस a sin थीटा जो इफेक्टिव है। और सर ने जो इसका प्रीवियस केस बताया था उसमें वर्टिकल सेक्शन था, इसलिए इफेक्टिवली हमने क्या लिखा था, g प्लस a या g माइनस a अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो बच्चों समझ ही गए होंगे थर्ड आंसर क्या आने वाला है, रेस्ट है g, ये कितना था g प्लस a, और वो क्या आने वाला है g माइनस a sin थीटा। तो ऑब्जर्व कीजिए, अगर यहां पर वापस से ऑब्जर्वर को बैठा दूं तो अब हम लोग जल्दी से डिस्कशन करते हैं। ये अल्फा से नीचे आ रहा है तो यहां पर तो mg sin थीटा हो गए ही, पर बच्चों इस बार आप बताइए स्यूडो कहां लगना चाहिए, फ्रेम का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो स्यूडो अपवर्ड्स, बिल्कुल। तो स्यूडो अगर हम लोग अपवर्ड्स मार्क कर दें बच्चों तो ये हो गया स्यूडो ma,
कंपोनेंट्स करना है हमें स्यूडो फोर्स के। तो देखिए बच्चों, कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट कुछ इस तरह से आएगा। बच्चों अगर कंपोनेंट करें तो देखिए ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला होगा ma cos थीटा और ये होगा ma sin थीटा। और क्वेश्चन में बोला गया है द ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग डाउन अलोंग द इंक्लाइन, मतलब mg sin थीटा इज स्टिल डोमिनेटिंग किससे, ma sin थीटा से। तो अल्फा की वैल्यू हम लोग लिखे नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन mg माइनस a sin थीटा अपॉन मास से कैंसिल। तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, g माइनस a sin थीटा। बच्चों वापस से वही एक्सपेक्टेड आंसर जो हम लोगों ने नोटिस किया। बट प्रैक्टिस में इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कैसे निकालना है वो हम लोगों ने यहां सीखा। अब हम लोगों को प्रैक्टिस करने में बड़ी आसानी हो जाएगी।